ठीक है, तो हम लोग सैलरीज कर रहे थे और इसके अंदर ऑलरेडी हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं, अलाउंसेस कवर कर चुके हैं, डिडक्शंस कवर कर चुके हैं। मतलब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस हेड के अंदर 3 ही सेक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी सेक्शन है इस हेड के लिए। सेक्शन 15 हमें बताता है कि इस हेड में क्या टैक्सेबल है। सेक्शन 16 डिडक्शन सेक्शन है जो कि हमें बताता है इस हेड के अंदर क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है। सेक्शन 17 डेफिनेशन सेक्शन है जो कि हमें डेफिनेशन दे रहा है, सैलरी की डेफिनेशन, परक्विजिट की डेफिनेशन एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की डेफिनेशन। ठीक है जी, तो जो परक्विजिट्स है ये बेसिकली कहां पर कवर हो रहे हैं, कहता है जी सेक्शन 17 में कवर हो रहे हैं। और परक्विजिट्स की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, वो कहां पर कवर हो रही है, कहता है जी रूल 3 में कवर हो रही है। ठीक है, आ जाइए जी, सबसे पहले परक्विजिट्स होते क्या हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम लोग पर्क्स बोलते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में अलाउंसेस के बारे में पढ़ा और हमने कहा था कि अलाउंसेस का मतलब विच इज पेएबल इन कैश बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एंड वेयर एम्प्लॉयर इज लीस्ट कंसर्न्ड whether the employee is spending that money for specific purpose or not। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश दिया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, लेकिन एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल में एम्प्लॉय ने वो पैसा खर्च किया है या नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं अलाउंस। क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं कि एम्प्लॉय ने कोई पैसा खर्च किया है या नहीं किया, इसलिए मान के चला जाएगा कि 100% अलाउंस इज टैक्सेबल। अगर हमने किसी अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं पड़ी तो आप क्वेश्चन में लेके चलेंगे कि वो टैक्सेबल है। ठीक है। हम्म। हम्म। क्वेश्चन को मंथली बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है? नहीं, मैं शेयर कर लूँ, मेरे पास भी बुक है। बताइए कौन से पेज नंबर बताइए। ये देखिए, यहाँ पर अलाउंसेस दे रखे हैं इन्होंने। कौन- यहाँ पर ओके, ये जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं क्या है। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात कर रहे हैं और क्वेश्चन है जी, वीर इज एम्प्लॉयड विद Veer is employed with Happiness Solutions Limited and during the financial year 2021, ठीक है जी, he had a basic pay मतलब basic salary of rupees 75,000 per month। Owing to his good performance at workplace, he was given an annual increment in his salary of 20% with effect from February 2021। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर के अंदर उसकी बेसिक सैलरी चेंज हो गई। हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो जी बेसिक सैलरी चेंज हो गई प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसका मतलब फरवरी और मार्च के अंदर उसकी बेसिक सैलरी 20% इंक्रीज लेके चलनी है। He also received during the year a dearness allowance of 100% of the basic, however 50% is forming part of the retirement benefit। The company also gave him HRA, okay, of rupees 30,000 per month, which was increased to 35,000 per month। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर के अंदर उसका एचआरए भी चेंज हो गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का एचआरए डिफरेंट लेके चलना है और बाकी के 9 मंथ्स का एचआरए डिफरेंट लेके चलना है। He stayed at his personal parental home in Ahmedabad from April and May 2020, post which he took up a rented accommodation at Surat at a monthly rent of NRI 26,000। Effective November 20, he was moved to Mumbai to the corporate office and he took up an accommodation at Mumbai at the monthly rental
अच्छा, यहां पर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से अलग अलग टाइम पीरियड में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन को पहले एक बार दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको जब बताया था तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। क्या क्या फैक्टर्स चेंज होंगे? कहता है जी अगर लोकेशन चेंज होगी तो टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी, अगर रेंट पेड है वो चेंज होगा तो टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी, बेसिक सैलरी चेंज होगी तो टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी, डीएनएस अलाउंस चेंज होगा तो टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें एचआरए चाहिए। एचआरए सैलरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एचआरए सैलरी के अलावा हम लोगों को हाउस रेंट अलाउंस भी कंसीडर करना पड़ता है। एचआरए सैलरी के अंदर क्या क्या लेके चला जाता है? कौन बताने वाला है? बेसिक सैलरी प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन। कौन सी? बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, फिक्स्ड कमीशन, चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट हो या फिक्स्ड परसेंटेज हो, फिक्स्ड कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहां पर क्या है? सेल्स टर्नओवर। ठीक है जी। अब यहां पर हमने देखा जी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 4 मेट्रो सिटीज के अंदर हमारा रेंटल हाउस है तो 50% तक एग्जम्पशन मिलती है, और उसके अलावा कहीं भी है हमारा रेंटल हाउस तो 40% तक एग्जम्पशन मिलती है। इसका मतलब लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जी क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे, और हम पूरे क्वेश्चन को पूरे प्रीवियस ईयर को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर। आ जाइए जी क्वेश्चन देखते हैं। तो जी सबसे पहला इन्होंने बेसिक सैलरी कहा, और बेसिक सैलरी में चेंज आ रहा है फरवरी से। तो जी बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें तो कहता है कि एक पीरियड तो हमारे पास हो गया 1 अप्रैल से लेकर 30 जैन तक, और दूसरा पीरियड हमारे पास हो गया 31 मार्च तक। ये हमारे पास 10 मंथ्स और ये हमारे पास 2 मंथ्स। सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखोगे, वैसे क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता क्योंकि आपका एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी चलो इससे क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा डीएनएस अलाउंस जो है वो 100% ऑफ द सैलरी है, बेसिक सैलरी, लेकिन 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो जी जब बेसिक सैलरी चेंज होगी तो डीएनएस अलाउंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पर मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके ये बता दीजिए कि यहाँ पर तो हमें 75,000 लेके चलना है, और 20% इंक्रीज हो जाएगा तो 90,000 हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस जो कि स्पेसिफिकली हमें रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट कंसीडर करना है, तो 75,000 का 50% कितना हो गया? 37,500, और यहां पर हमारे पास 45,000। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास इन्होंने कहा कि एचआरए दिया जा रहा है 30,000 पर मंथ, जो कि इंक्रीज हो गया 35,000 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2021। तो जी अगर एचआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा टाइम दोबारा से डिवाइड हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, और उसके बाद 31 मार्च। यहां पर हमारे पास 30,000 है, और यहां पर 30। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए 9 मंथ्स, और ये हमारे पास हो गए 3 मंथ्स। पहले मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहना, बाद में आप अपना खुद का माइंड यूज कर सकते हो कि इसे शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। मैं सबसे पहले बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि आपको डिवीजन कैसे देखनी है। हाँ जी। उसके बाद जी वो अपने पेरेंट के घर पे रहा अहमदाबाद, अप्रैल और मई में। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखो लोकेशन चेंज हो रही है। पहले 2 मंथ की लोकेशन है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक। तो 2 मंथ की लोकेशन है अहमदाबाद,
जहां पर उस अपने पेरेंट के घर पे रह रहा कोई रेंट पे नहीं कर रहा, तो यहां पर तो बट ऑब्वियस सी बात है, इतना पार्ट तो उसका कुछ भी एग्जम्पशन नहीं है, नील एग्जम्पशन हो जाएगी, 100% टैक्सेबल हो जाएगा इस पार्ट में से जो भी एचआरए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहता है जी वो शिफ्ट हुआ सूरत में। ठीक, और सूरत में वो रहा अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर से तो मुंबई में शिफ्ट हो गया, तो जी अक्टूबर तक का फिर दोबारा हमारे पास गैप आ गया, और फिर नवंबर से वो रहा मुंबई में, तो यहां पर अहमदाबाद, यहां पर सूरत, और यहां पर मुंबई। सूरत में कितना टाइम हो गया उसको, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 मंथ्स, और यहां पर उसके पास आ गए दोबारा से 5 मंथ्स, और यहां पर हो गए 2 मंथ्स। ठीक है जी, और भी कुछ चेंज है? रेंट में चेंज है, सूरत में वो रेंट पे कर रहा था 26,000, और मुंबई में रेंट पे कर रहा है 36,000। यहाँ पर रेंट जो है वो 26,000, और मुंबई में जो रेंट है वो, अब पूरी टाइमलाइन को डिवाइड करते हैं। कितनी बार फैक्टर चेंज हो रहे हैं? सबसे पहला फैक्टर कब चेंज हो रहा है, कहता है लोकेशन का, मे एंड। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कब चेंज हो रहा है, कहता है जी अक्टूबर एंड। अगेन लोकेशन का। फिर नेक्स्ट फैक्टर कब चेंज हो रहा है, कहता है एचआरए चेंज हो रहा है दिसंबर एंड। फिर उसके बाद हमारे पास बेसिक सैलरी चेंज हो रही है जनवरी एंड। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा बड़ा ही दे दीजिए, कुछ और चेंज हो रहा है? आई थिंक और कुछ नहीं चेंज हो रहा। तो हमें एक एचआरए सैलरी इस पीरियड की निकालनी पड़ेगी, दूसरा इसका अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा हमें सारा, ये सारा हमें अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी बुक में इसलिए ये सारा अलग अलग से सॉल्व किया हुआ है, इन्होंने मंथ वाइज कर दिया, लेकिन आप चाहो तो इतने मतलब मंथ में डिवाइड करने की बजाय आप चाहो तो इतने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो आप लेके चल सकते हैं ऐसे टेबल, ये आपकी टेबल रहेगी, और ये आपकी डिवीजन रहेगी, एक डिवीजन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ऊपर आप लिखेंगे बकायदा पीरियड, ये हमारे पास अप्रैल में, और जरूर लिखिएगा क्वेश्चन सोल्व करते हुए कितने मंथ्स है, क्योंकि नजर मंथ्स पे जाती है, हम यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मंथ्स से करेंगे, राइट। अगला है हमारे पास मई के बाद अक्टूबर, तो जून से लेकर अक्टूबर एंड, 5, कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स। फिर जी अक्टूबर एंड तक हो गया, फिर नवंबर से लेकर दिसंबर, 2 मंथ्स। फिर दिसंबर जनवरी, मतलब सिर्फ जनवरी, 1 मंथ, और फिर फरवरी मार्च, 2 मंथ। ठीक है, अब यहां पर डिटेल्स लिखना शुरू कीजिए। बेसिक सैलरी कहता है जी कितनी थी, 75,000। सॉरी, 75,000 इंटू में 2 करके दिखाएंगे बकायदा, यहाँ पर 75,000 इंटू में 5 कितना गया। देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरा सारा ध्यान कैमरे की तरफ है, तो कैलकुलेशन सोच समझ के बताइएगा। यहाँ पर 75,000 इंटू में 2 कितना आ गया, 1,50,000। यहाँ 75,000, और यहाँ पर है 90,000। लास्ट के 2 मंथ्स में इंक्रीज हो गया ना 20%, तो 90,000।
1,80,000। फिर जी बेसिक सैलरी के अलावा हमें क्या चाहिए होता है एचआरए सैलरी निकालने के लिए? डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आ जाइए जी, डीएनएस अलाउंस कब चेंज हो रहा था हमारा? कहता है जी बेसिक सैलरी के साथ ही चेंज हो रहा है डीएनएस अलाउंस हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 37,500, तो 37,500 इंटू में 2 कितना आया जी? 15, 37,500 इंटू में 5, 1, फिर यहाँ पर 37,500 इंटू में 2, 75,000, फिर यहाँ पर 37,500 और यहाँ पर 37,000 नहीं, यहाँ पर इंक्रीज हो गया था ना, जनवरी से कितना हो गया 45। जनवरी से नहीं हुआ बाबू, जनवरी से कैसे होगा? फरवरी से ही तो होगा, जब बेसिक सैलरी चेंज हो रही है तब तो डीएनएस अलाउंस चेंज होगा। तो फरवरी और मार्च के लिए 45,000 हो गया ना, तो यहाँ 45,000 इंटू में 2, 90,000। ठीक है जी, उसके बाद कोई कमीशन दी हुई क्वेश्चन में? कोई कमीशन नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर। आ जाइए जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल करके बताइए फटाफट से, इन दोनों का टोटल। अगले का 5,62,500। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो वही आएगा ना मेरे ख्याल से। हाँ वही आएगा 2,25,000। उसके बाद इन दोनों का हो गया हमारा 1,12,500। नेक्स्ट, ये हमारे पास एचआरए सैलरी आ गई है। ठीक है जी, अब हमें क्या क्या फैक्टर्स लेने होते हैं फटाफट से याद लाइए मुझे। तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड लेस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, 40% और 50%, यहाँ दोनों ही यूज होंगे, 40% भी यूज होएगा और 50% भी यूज होएगा। और यहाँ पर डिवीजन कब हो रही थी? कहता है जी देखिए, अगर मैं रेंट पेड की बात करूं, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? रेंट पेड। क्यों? क्योंकि रेंट पेड में से 10% ऑफ एचआरए सैलरी लेस करनी है, तो ऊपर रेंट पेड लिखेंगे। तो जी रेंट पेड कितना है इसका? कहता है यहाँ पर नील, इस एरिया में, क्योंकि वो अपने पेरेंट के घर पे रह रहा था। फिर जी अगले 5 महीने उसने रेंट कितना पे किया? 26,000 के अकॉर्डिंग। तो 5 मंथ्स, 26,000 इंटू में 5 कितना आया जी? 1,30,000। फिर ये जी अगले, उसने चेंज कब किया था मुंबई में? उसने चेंज किया था नवंबर से, तो इसका मतलब बाकी सारा मुंबई वाला चल रहा है। तो 36,000 इंटू में 2 कितना हुआ? फिर दोबारा 36,000, फिर यहां पर 36,000 इंटू में 2। लो जी रेंट पेड आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे लिखेंगे हम 10% ऑफ एचआरए सैलरी। तो यहां पर आ गया हमारे पास 10% के अकॉर्डिंग, एक मिनट एक मिनट, ये मैं हटा दूं यहां से। 22,500, यहाँ पर आ गया 5,56,250, 22,500, 11,250,
और 27200। ठीक है जी। तो बता दीजिए रेंट पेड लेस, इन दोनों को लेस करके बता दीजिए कितना आया। रेंट पेड लेस 10% ऑफ HRA सैलरी कितना हो गया बता दीजिए। रेंट पेड लेस 10% ऑफ HRA सैलरी नील। यहाँ पर कितना आया, रेंट पेड 1,30,000। अगला बताइए जी फटाफट से। 49,500। अगला बताइए। कितना? ठीक है अगला। ठीक है जी। तो हमारे पास रेंट पेड लेस 10% ऑफ HRA सैलरी आ गई। हमारे पास एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है वो भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो जी क्वेश्चन में बताया था कि HRA चेंज हुआ था। कब चेंज हुआ था HRA? दिसंबर में जाके चेंज हुआ था। तो दिसंबर तक चलेगा 30, उसके बाद 35। तो तो यहां तक 30। तो एक्चुअल HRA 60,000। यहाँ पर आया 5 मंथ्स का 1,15,000। यहाँ पर फिर दोबारा कितने मंथ्स का है ये, 2 मंथ्स का 60,000। फिर ये 1 मंथ का 30,000 और उसके बाद लास्ट में 2 मंथ्स का 70,000, क्योंकि 35,000 है ना लास्ट 2 मंथ्स के लिए। मतलब 3 मंथ्स क्यों है, जनवरी फेब अच्छा जनवरी फरवरी मार्च। तो जैन में हमारे पास 35 हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तीसरा निकालना है हमें। तीसरा क्या है, 40 और 50% ऑफ HRA सैलरी। आपके सामने है बिल्कुल, ये रही HRA सैलरी, ये रही HRA सैलरी फटाफट से। अच्छा लोकेशन कब चेंज हुई इसकी, लोकेशन कब चेंज हुई? कहता है जी यहाँ पर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक फैक्टर हमारे पास नील आ चुका है, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो कोई एग्जम्पशन मिलने ही नहीं वाली उसे। इसका निकालिए आप। यहाँ पर वो सूरत में था, यहाँ पर सूरत में था, तो 40% ऑफ, मैं हाईलाइट कर दूं HRA सैलरी को। ये दिया HRA सैलरी 40% इसका। कितना आया, 2,25,000। फिर जी यहाँ पर भी वो सूरत में था, तो कितना आया इसका 40%, 90,000। फिर जी वो मुंबई चला गया, तो हमें 50% लेना है किसका, इसका 50%। कितना आएगा बताओ? 5,6,250। उसके बाद इसका 50%। अब जी इन तीनों में से मिनिमम क्या है, ये जो तीन है लास्ट वाले तीन, इनमें से मिनिमम क्या है? कहता है जी यहाँ पर मिनिमम है नील। यहाँ पर मिनिमम क्या है, यहाँ पर मिनिमम है 73750। यहाँ पर मिनिमम क्या है, यहाँ पर मिनिमम है 49500। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम है 24750 और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम है 45। यही है ना मिनिमम, दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है। तो ये जो है ये एग्जम्प्टेड है, तो इसको ऐड करके बताइए, इसको ऐड करके बताइए, ये एग्जम्प्टेड है।
जो मिनिमम है वो एग्जम्प्टेड है। इसको ऐड करके बताइए टोटल कितना आ रहा है। $1,93,000। तो जी हम लिखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है, इस सबको ऐड कीजिए। 3,70,000 और लेस एग्जम्प्टेड 1,90,000 93। बस अपने आप देख लीजिए कितना आया टैक्सेबल। 1 लाख ये। अब हमारा ये ठीक आ गया है। ठीक है, 1,82,000 हमारा एग्जाम टैक्सेबल है और ये हमारा एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो करना कैसे है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। करना कैसे है, हमें जितने भी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं टाइमलाइन को डिवाइड करना पड़ेगा उन फैक्टर्स में, और हर पीरियड का अलग से HRA कैलकुलेट मतलब एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इतना बड़ा क्वेश्चन MCQ में कहां पूछा जाएगा या पूछा जाएगा। चलो क्वेश्चन आपका हो गया ये, चलें आगे। हाँ जी, परक्विजिट्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो पर्क्स क्या होते हैं, कहता है जी पर्क्स जो कि अलाउंसेस नहीं होते, होते बेनिफिट है अदर देन सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी कह लीजिए या बेसिक पे कह लीजिए, राइट। अदर देन अलाउंसेस जो कि एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को। डिफरेंस क्या है अलाउंस और पर्क्स में, कहता है जी अलाउंसेस कैश में दिए जाते हैं, पर्क्स जो होते हैं या तो इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी दी जाती है, नॉन कैश बेनिफिट, जैसे कि रेंट फ्री होम दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स कार, फैसिलिटी ऑफ फ्री सर्वेंट। तो यहां कहीं भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, यहां फैसिलिटी दी जा रही है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम रेट पर, कंसेशनल रेट पर, राइट। या फिर एम्प्लॉई अपनी जेब से पहले खर्च कर रहा है, बाद में उसको रिम्बर्स किया जा रहा है। अगेन एडवांस में कैश नहीं दिया जा रहा है। अगर एडवांस में कैश दिया जा रहा है कि लिए बेटा 500 रुपए लिए टेलीफोन के खर्चे के लिए, तो वो अलाउंस है। लेकिन एम्प्लॉई खर्च कर चुका है, खर्च करने के बाद बिल एम्प्लॉयर को दे रहा है, जिसमें से कुछ पास हो सकता है या सारा पास हो सकता है या फिर कुछ भी पास ना करे, वो एम्प्लॉयर के हाथ में है, तो उससे क्या बोलेंगे हम, परक्विजिट। तो जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश बेनिफिट और इन द फॉर्म ऑफ कैश रिम्बर्समेंट्स। ठीक है जी, डिफरेंस देखिए बड़ा क्लियर कट दे रखा है। अलाउंसेस आर कैश बेनिफिट्स, हियर एम्प्लॉयर पेज फिक्स्ड कैश टू एम्प्लॉई फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। Perquisites are in the form of facility, that is non-cash benefit, or in the form of cash reimbursement. Generally, in case of allowances, employer is least concerned whether the employee is actually utilizing that amount for that specific purpose or not. It means अगर employee चाहे तो employee can save the entire amount. लेकिन perquisite के केस में employee save नहीं कर सकता ना, क्योंकि perquisite या तो employer in the form of facility दे रहा है या फिर पहले employee खर्च करेगा बाद में employer reimburse करेगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉई चाहकर भी परक्विजिट के अंदर सेव नहीं कर सकता। अलाउंसेस के केस में हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अलाउंसेस कैश में दिए जाते हैं, तो हमें बस इतना देखना है कि उसमें से कितना पार्ट एग्जम्प्टेड है, कितना टैक्सेबल है। लेकिन परक्विजिट्स क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी दी जा सकती है, तो वहां पर फैसिलिटी की वैल्यूएशन करनी होती है, और फैसिलिटी की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास रूल कौन सा है, रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962।
ठीक है। तो रूल 3 ने बता रखा है कि प्रोक्विजिट में जो फैसिलिटीज कवर होगी उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। आ जाइए जी, अब एग्जाम्पल में देखिए बिल्कुल सेम सेम लिखे हुए हैं। अगर अलाउंस के फॉर्म में दिया जा रहा है तो हम कह रहे हैं जी हाउस रेंट अलाउंस, चाहे बंदा खर्च करे ना करे, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था लेकिन वो अपने पेरेंट के घर में रह रहा था, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर इज लीस्ट कंसर्न कि आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप बचा सकते हो। लेकिन अगर हाउस रेंट अलाउंस ना देकर एम्प्लॉयर रेंट फ्री एकोमोडेशन दे, मतलब उसको रहने की जगह दे, तो रहने की जगह वो यूज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वो उससे बचा नहीं सकता। मेडिकल अलाउंस, मतलब आपको 5,000 7,000 10,000 रुपए साल का मेडिकल अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बीमार पड़ो या मत पड़ो, चाहे खर्च हो मेडिकल के ऊपर वो पैसा या ना हो, तो वहां सेव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहता है जी आप बकायदा पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाकर आप बिल रिम्बर्समेंट के लिए भेजेंगे एम्प्लॉयर के पास, या फिर जो एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल्स है, एम्प्लॉयर के टाइप वाले हॉस्पिटल्स है, वहीं पर जाकर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगेन पैसे सेव नहीं कर सकते। टेलीफोन अलाउंस, खर्च करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, रिम्बर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल और पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल डायरेक्टली टू द टेलीफोन कंपनी। फूड अलाउंस, खाओ ना खाओ बचा सकते हो, यहाँ पर फूड कूपन्स मिलेंगे जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। जब कूपन मिल रहे हैं कैश में कन्वर्ट करवा नहीं सकते तो आपको खाना पड़ेगा, मतलब आप उसका कैश बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है जी। तो जी प्रोक्विजिट्स के केस में हमारे पास टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी। कहता है जी सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि जो भी प्रोक्विजिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो भैया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, और वैल्यू आ जाएगी तो उसे टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऐड करो। जबकि अलाउंस के अंदर हमें अलाउंस का अमाउंट पता होता है, उसे हम जो एग्जम्पशन है वो डिडक्ट करके टैक्सेबल सैलरी में ऐड करते हैं। परक्विजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉइज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कहता है जी नॉर्मल एम्प्लॉइज और स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। कहां बता रखा है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के बारे में, सेक्शन 17 में ही बता रखा है। परक्विजिट से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 17। तो जी नॉर्मल एम्प्लॉय का मतलब जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, सेक्शन 17 ने बता रखा है। डिवीजन क्यों कर रखी है, कहता है क्योंकि कुछ ऐसे परक्विजिट्स है जो कि हर एम्प्लॉय में के हाथ में एग्जम्प्टेड है, कुछ ऐसे परक्विजिट्स है जो कि हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, और कुछ ऐसे परक्विजिट्स है जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है, मतलब नॉर्मल एम्प्लॉइज के केस में वो एग्जम्प्टेड होंगे। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है या नॉर्मल एम्प्लॉई है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होगा, कहता है कोई भी एम्प्लॉई आइदर ही और शी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर है तो अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है, अच्छा खासा कमाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। या फिर ही और शी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 20% वोटिंग राइट्स इन दैट कंपनी। और यहां पर 20% वोटिंग राइट्स देखे जाएंगे तो बेनिफिशियल ओनरशिप देखी जाएगी, ना कि रजिस्टर्ड ओनरशिप। तो चाहे आप एज ए एम्प्लॉई आपके नाम पर शेयर्स नहीं है, रजिस्टर्ड ओनर आपका भाई है, लेकिन अगर उन शेयर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है तो यू शैल बी कंसीडर्ड एज द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है। तो अगर आपके पास इतने वोटिंग राइट्स है किसी कंपनी में तो भैया अच्छा खासा आपका भी होता है, अच्छा खासा आप कमाते हो, यू शैल बी कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या फिर कहता है जी सैलरीज वाले हेड के अंदर अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा आ रही है तो यहां पर जो सैलरी देखनी है दैट एक्सक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब हर तरह के परक्विजिट को एक्सक्लूड करके सैलरी को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब बेसिक सैलरी कंसीडर की जाएगी, यस कंसीडर की जाएगी। क्या बोनस कंसीडर किया जाएगा, यस कंसीडर किया जाएगा क्योंकि बोनस क्या है, कैश। क्या कमीशन कंसीडर की जाएगी, यस कंसीडर की जाएगी। क्या अलाउंसेस कंसीडर किए जाएंगे, यस कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि अलाउंसेस भी कैश में मिलेंगे, राइट। ओवर टाइम कंसीडर किया जाएगा, यस कंसीडर किया जाएगा, कैश में मिलेगा। पर क्या परक्विजिट्स कंसीडर किए जाएंगे, नो परक्विजिट्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये वाली सैलरी निकालने के लिए, ये 50,000 फाइंड आउट करने के लिए परक्विजिट्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या
ये फाइंड आउट करने के लिए जो सेक्शन 16 में डिडक्शंस दे रखी है वो डिडक्ट करनी है, कहता है यस वो डिडक्ट करनी है। तो यहां पर कोई डाउट हो किसी को तो बता दीजिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मतलब कोई भी एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है नॉर्मल है कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। लेकिन परक्विजिट्स नहीं आ रहे ना। पर एनम। कुल मिलाकर अगर आप किसी एम्प्लॉयर के यहां पर सर्वेंट है, आपकी सैलरी है 44,000 पर मंथ, तो 12,000 12 मंथ के हिसाब से 48,000 हो जाती है। उसके अलावा आपको कोई और कैश बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको रहने के लिए घर दे रखा है एम्प्लॉयर ने। घर किसके नाम पर है? एम्प्लॉयर के नाम पर। तो वैसे तो एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यूएशन फाइंड आउट की जाएगी और इसमें ऐड की जाएगी टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो उसकी वैल्यूएशन ऐड नहीं की जाएगी। इसका मतलब आपकी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी इतनी ही कंसीडर की जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू इसमें ऐड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वहां बेसिकली वो कहते हैं जी गरीब आदमी है, गरीब आदमी के केस में अगर कुछ फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसे टैक्सेबल मत कीजिए। जिसकी सैलरीज वाले हेड में 50,000 से ज्यादा सैलरी आ रही है वो अमीर आदमी है, उसको ऊपर से भी कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो भैया उससे उस बेनिफिट के ऊपर टैक्स लीजिए। ठीक है, तो देख लो अगर आपकी सैलरी 60,000 मतलब 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो आप अमीर आदमी में आ जाते हो, पूरे साल की सैलरी। आ जाइए जी। हाँ, अलाउंस हमें दिया होता है तो उसमें बस इतना देखना है कि कितना पार्ट एग्जम्प्टेड है। परक्विजिट के अंदर अमाउंट नहीं होता, फैसिलिटी होती है, तो पहले उसकी वैल्यूएशन फाइंड आउट की जाएगी एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, और फिर उस वैल्यू को टैक्सेबल सैलरी में ऐड किया जाएगा। हाँ जी, तो परक्विजिट्स कौन कौन से बता रखे हैं आपके सेक्शन 17 क्लोज 2 के अंदर। इन्होंने सब सेक्शन 2 नहीं लिखा हुआ, इन्होंने कहा हुआ है सेक्शन 17 क्लोज 2। ठीक है, तो कौन कौन से परक्विजिट्स बता रखे हैं यहां पर देखिए, आप नंबर डले हुए हैं, 8 हैं बेसिकली, 8। आ जाओ जी, सबसे पहले दो तो है रिलेटेड टू एकोमोडेशन, फर्स्ट टू। तो पहला है रेंट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा है वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन। तो पहला कह सकते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा कह सकते हैं कंसेशनल रेंट पर जो एकोमोडेशन मिला है एम्प्लॉय को। दोनों ही केस के अंदर वैल्यूएशन सेम तरीके से की जाएगी। भाई एक में कुछ भी नहीं लिया जा रहा, दूसरे में थोड़े से पैसे लिए जा रहे हैं एम्प्लॉय से, तो दोनों की जो वैल्यूएशन है वो सेम तरीके से की जाएगी। ठीक है जी। फिर तीसरा है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं टू, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं ऐसे बेनिफिट्स की, ऐसी एमिनिटीज की जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल है, नॉर्मल एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल नहीं है। फिर जी एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिलेशन ऑफ एनी ऑब्लिगेशन व्हिच बट फॉर सच सम वुड हैव बीन पेबल बाय द एसएससी। जैसे मान के चलिए आई एम द एम्प्लॉई, मेरे बच्चे की फीस मुझे भरनी चाहिए लेकिन भर रहा है मेरा एम्प्लॉयर, तो मतलब जो मेरी ऑब्लिगेशन थी वो कौन फुलफिल कर रहा है? मेरा एम्प्लॉयर। तो मेरे लिए तो बेनिफिट ही है ना, चाहे डायरेक्ट मेरे हाथ में कैश नहीं आ रहे, लेकिन 4,000 रुपए जो फीस भरनी थी मेरे बच्चे की वो मेरे ब्याह पर मेरा एम्प्लॉयर भर रहा है। तो मेरा एम्प्लॉयर क्या मुझे सिर्फ 30,000 रुपीज पर मंथ दे रहा है? द आंसर इज नो। उसके अलावा 4,000 रुपए मेरे बच्चे की फीस भी भर रहा है, तो टोटल मिला के मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितनी सैलरी कंसिडर की जाएगी मेरी? कहता है 34,000। ठीक है, तो ऐसी सारी ऑब्लिगेशंस कवर कर ली गई इस पॉइंट के अंदर। फिर जी एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी और टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एनओटी। तो लाइफ इंश्योरेंस के नाम का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो एम्प्लॉय के लिए तो एडिशनल बेनिफिट है, सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर उसकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे कर रहा है। या फिर कोई भी एनओटी
कोई भी एन्युटी की बात कर रहे हैं हम, कोई भी एन्युटी के नाम के पैसे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, आपने कहीं अकाउंट खुलवा रखा है, आरडी खुलवा रखी है, कुछ और कर रखा है, जहां पर रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे कर रहा है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा फ्यूचर में, राइट? तो उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट के अंदर कहता है जी वी आर एक्सक्लूडिंग सर्टेन बेनिफिट्स। कैसे? अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं एम्प्लॉय के, तो वो पॉइंट इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो वो भी एन्युटी ना, बट वो इसमें कवर नहीं हो रहा। अगर सुपर अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में पैसा डाला जा रहा है एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में पैसा डाल रहा है एम्प्लॉय के, तो वो इसमें कवर नहीं हो रहा। अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड का मतलब क्या हुआ? तो सुपरएन्युएशन फंड होता क्या है? प्रोविडेंट फंड तो इन्होंने अलग से लिख दिया, तो सुपरएन्युएशन फंड में और प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है? जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे सुपरएन्युएशन, तो इसका मतलब मिलेगा कब? आफ्टर रिटायरमेंट। सुपर एनुएशन मिलना कब है? आफ्टर रिटायरमेंट। तो कोई भी ऐसा फंड अदर देन प्रोविडेंट फंड जो कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलने वाला है। अप्रूव्ड वर्ड क्यों यूज किया गया? किसने अप्रूव किया उस फंड को? इनकम टैक्स कमिश्नर ने। किसने अप्रूव किया? इनकम टैक्स कमिश्नर ने, राइट? या फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ये क्या होता है? आपका प्रोविडेंट फंड क्या है? आपके लिए डिपॉजिट है आपका, जो कब मिलने वाला है? कहता है जब आप जॉब छोड़ेंगे या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट? अगर प्रोविडेंट फंड के पास आपका डिपॉजिट पड़ा है और प्रोविडेंट फंड उस डिपॉजिट के बेसिस पर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस टाइप के इंश्योरेंस को हम बोलते हैं डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। तो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस नहीं करती, बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड है वही ये इंश्योरेंस करती है। ठीक है, इन तीनों को इस पॉइंट में कवर नहीं किया गया, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी एनओटी की बात इस पॉइंट में की गई है। इन तीनों को कहां कवर किया गया? कहता है जी इस पॉइंट में। हाँ जी, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द एसएससी। इसका मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रही है, स्वेट इक्विटी शेयर्स के नाम के शेयर्स दे रही है, कंसेशनल रेट पर शेयर्स दे रही है, तो आपको तो बेनिफिट ही मिल रहा है ना। जो चीज मार्केट में 500 रुपए की मिल रही थी, आपको कंपनी 200 रुपए की दे रही है। कितने शेयर्स? कहता है जी 100 शेयर्स कंपनी आपको कंसेशनल रेट पे दे रही है। तो जो चीज आप मार्केट से परचेज करते हैं 50,000 रुपए की, कंपनी आपको वो चीज 20,000 रुपए की दे रही है, तो कितना बेनिफिट हुआ आपको? कहता है जी 30,000 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ, और ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, ये परक्विजिट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास जो 7th पॉइंट है वो क्या कह रहा है? एनी अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। तो चाहे वो सुपरएन्युएशन फंड किसी भी नाम से हो, चाहे वो आरपीएफ के नाम से हो, चाहे वो डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, अगर अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ब्याह पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना? कहता है अगर पूरे साल में 1.5 लाख तक कंट्रीब्यूट किया तो उसे बेनिफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 1.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो जो एक्सेस वाला पार्ट है, एक्सेस वाला पार्ट, उसे बेनिफिट कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब अगर मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ, तो टोटल मिलाकर मेरी 3,60,000, और मेरे सुपरएन्युएशन फंड में मेरे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख रुपीज, तो फर्स्ट 1,50,000 कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला 50,000 मेरी
टैक्सेबल सैलरी में कंसीडर किया जाएगा और मान के चला जाएगा मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 4 लाख। ठीक है। अब इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020। हाईलाइट कर रहा हूं, प्रोविजन को अमेंड कर दिया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020। जहां पहले एग्जम्पशन थी 1.5 लाख की, उसको इंक्रीज करके 7.5 लाख कर दिया गया है। पहले एग्जम्पशन कितने की थी, 1.5 लाख की, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया एग्जम्पशन को, 7.5 लाख। और यहाँ पर सुपर एन्युएशन फंड किसके बारे में बात की जा रही है, कौन से सुपर एन्युएशन फंड के बारे में बात की जा रही है। सुपर एन्युएशन फंड का मतलब क्या है, जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, पर किस नाम के सुपर एन्युएशन फंड की बात की जा रही है उसे यहाँ पर डिफाइन किया गया बकायदा। किसकी बात की जा रही है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की जा रही है, या फिर जो सेक्शन 80 सीसीडी में कवर हो रहा है। क्या कवर हो रहा है सेक्शन 80 सीसीडी में, जो हमारे पास नेशनल पेंशन स्कीम है वो कवर हो रही है, या अटल पेंशन योजना है वो कवर हो रही है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नेशनल पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पहले यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि पेंशन स्कीम या फिर प्रोविडेंट फंड, यहां पर मेंशन नहीं था और यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब इसे अमेंड करके मेंशन कर दिया गया है, साथ में एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले जो 1.5 लाख थी वो कितनी हो गई है, 7.5 लाख। तो इसका मतलब 7.5 लाख तक की कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्टेड है, उससे ऊपर की टैक्सेबल सैलरी में कंसीडर की जाएगी। बताइए जी, कोई डाउट हो तो। नहीं, उससे नीचे एक पॉइंट और ऐड किया गया, 7th के बाद 7th ए ऐड किया गया। और 7th ए में कहा गया कि जी देखिए 7.5 लाख तक का अमाउंट एग्जम्प्टेड है, तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिल रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन एनी अदर फॉर्म, जो भी मिल रहा है तो उसके ऊपर जो रिटर्न है वो भी एग्जम्प्टेड, मतलब वो भी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया गया है तो जो एक्सेस वाला पार्ट है वो टैक्सेबल, और उस एक्सेस वाले पार्ट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो भी क्या है, टैक्सेबल। एक्सेस वाले पार्ट में जो रिटर्न मिल रहा है वो भी क्या है, टैक्सेबल। तो जितना एग्जम्पशन लिमिट है उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो एग्जम्प्टेड, लेकिन जो टैक्सेबल है पार्ट उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो टैक्सेबल। The annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the fund or scheme referred above, to the extent it relates to the contribution referred to in said subsection which is included in the total income। तो जो पार्ट टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा उस पार्ट के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी डिविडेंड या कुछ और उस टाइप का कुछ भी और रिटर्न मिल रहा है, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। तो इसका मतलब जो पार्ट एग्जम्प्टेड है टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न भी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। पहले पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, फाइनेंस एक्ट 2020 कब के लिए एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर कौन सा है। प्रीवियस ईयर 2020-21 है या 1920 होगा, प्रीवियस ईयर 2021 होगा या 1920 होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। आप फिलहाल कौन से प्रीवियस ईयर में है, जून वाला अटेम्प्ट कौन, जून वाला। फाइनेंस एक्ट 2020 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, पहली चीज तो ये।
दूसरी चीज जो पहले लेक्चर के अंदर बताया जाता है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट कौन से प्रीवियस ईयर पे एप्लीकेबल है, वो लेक्चर दोबारा सुनिए। सिर्फ बात सुनकर आगे मत भागिए कि हाँ जी जो क्लास सुन रहे हैं बस वो सुनिए और उसके बाद वो उठा के देखनी ही नहीं, ऐसे नहीं पास हो पाओगे। उसके अलावा जी वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, कुल मिलाकर ये जो है ये आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी। फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज वर्ड फ्रिंज वर्ड का मतलब क्या होता है? जो मेन स्ट्रीम नहीं होता, जो मेन नहीं होता। तो अगर कुछ ऐसा बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े कंपनीज में दिखाते हैं कि फ्री कैफेटेरिया है, वहां पर आप जितना मर्जी खा सकते हैं, जिम की फैसिलिटी अवेल करवा रखी है, गेम्स है जी, तो वो क्या है? क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट है? डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है जी। जैसे कि जैसे कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज्ड है इनकम टैक्स के अंदर, वो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है मैंने। पहले मैं कुछ ये वाले बेनिफिट्स बता दूं कि जो ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज की जा सकती है बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ जी, बिल ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पेड बाय द एम्प्लॉयर और पेड बाय द एम्प्लॉय बट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। Fees or other expenses related to educational facility to the family members of the employee are paid by the employer or paid by the employee but reimbursed by employer to employee. Salary of domestic servants, sweepers, gardener, watchman paid by the employer या paid by the employee but reimbursed by the employer. Medical bills related to employee or his or her family members paid by the employer or paid by the employee but reimbursed by the employer. Loan of employee paid or reimbursed by the employer. Taxes of employee paid or reimbursed by the employer. तो ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स, राइट। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है कि भाई ऐसे ऐसे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिल सकते हैं एम्प्लॉयर से। फ्रिंज बेनिफिट के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास रूल 3 सब रूल 7 है, जिसके अंदर लिस्ट आउट किए गए हैं फ्रिंज बेनिफिट्स जो कि टैक्सेबल है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा और भी फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर मैं जिम की बात करूं कि जिम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, इवन टैक्सेबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर जिम को एज ए सेपरेट क्लब कंसीडर किया जा रहा है कंपनी के अंदर और आपको एज ए एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप दी जा रही है उस क्लब की, उस जिम की, तो फिर वो वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यूएशन है जी? फ्रिंज वैल्यूएशन की बात करें तो फ्रिंज बेनिफिट्स की वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या तो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है या फिर बहुत कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है। तो जो लोन 12% पे मिलता बैंक से, वही लोन उसको सिर्फ 4% पर एम्प्लॉयर दे रहा है, तो बाकी का 8% क्या है? एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है। तो उसकी वैल्यूएशन फाइंड आउट की जाएगी और जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगी। Value of traveling, touring, accommodation or any other expense paid or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed by the employee or other members of the employee household. Value of free food and non-alcoholic beverages to the employee. Value of gift, vouchers or tokens to the employee or any other family member of the employee. Value of expenses done or through, मतलब डायरेक्टली आप एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहे हो लेकिन एम्प्लॉय को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, जा बेटा मौज ले, तो भैया जो पैसा खर्च हुआ है क्रेडिट कार्ड से, एम्प्लॉयर के क्रेडिट कार्ड से, वो एम्प्लॉय के लिए क्या है? बेनिफिट है। वैल्यू ऑफ क्लब मेंबरशिप, जैसे मैंने जिम का एग्जांपल लिया, या कोई एक्सटर्नल क्लब की मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है या कंसेशनल रेट पे मिल रही है ड्यू टू एम्प्लॉयर, तो आपके लिए वो बेनिफिट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड की जाएगी। वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, जैसे कि कार है, जैसे कि लैपटॉप है, अदर एसेट्स हैं जो कि आपको दी जाएगी यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसे यूज करेंगे और वापस एम्प्लॉयर को दे देंगे। वैल्यू ऑफ मूवेबल एसेट ऑफ एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द एम्प्लॉई, तो अपना पुराना सामान एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मार्केट में तो उसकी वैल्यू होती ना,
तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर तो बेनिफिट है एम्प्लॉय के हाथ में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और टैक्सेबल होगी वैल्यू। वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय जिसकी वैल्यूएशन पॉसिबल है। बताइए जी, कोई डाउट हो तो। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। देखिए, जिम की मेंबरशिप के केस में अगर जिम ऑफिस के अंदर ही है, उसको अलग से क्लब कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास कितना बेनिफिट जा रहा है। तो वो सारे एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन अगर उसको बकायदा कंपनी ने अलग से क्लब कंसीडर कर रखा है, एम्प्लॉय का क्लब का कार्ड बनाया जाता है, एक्सटर्नल बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, तो वहां पर मेंबरशिप तो जरूर होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी। तो उस केस में वैल्यूएशन इज पॉसिबल। देखिए, वो ना एक ऑप्शन आई है आपके पास, जब हम सैलरी के पूरे क्वेश्चन करेंगे ना जहां पर हमें टैक्स रेट अप्लाई करना होगा, तो एक नॉर्मल टैक्स रेट के अलावा आपके पास वो एक ऑप्शन दी गई है कि आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन वो यूज करते हुए आपको बहुत सारे बेनिफिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रोस डिडक्शंस के बेनिफिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो वो मैं तब करवाऊंगा जब हम सैलरी के टैक्सेबल सैलरी के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अभी मैं उसमें नहीं उलझा रहा हूँ। आ जाइए जी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। सबसे पहला हमारे पास यही है। जो पहले दो पॉइंट थे, दोबारा से दिखा रहा हूं, जो पहले दो पॉइंट थे वो किससे रिलेटेड थे? रेंट फ्री एकोमोडेशन या फिर कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। तो दोनों एक ही पॉइंट कंसिडर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन है परक्विजिट्स के अंदर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन या एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो क्या, कि आपका एम्प्लॉयर आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है वो फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। फर्निश्ड का मतलब क्या हुआ, कि उसके अंदर ऑलरेडी सोफा है, बेड है, टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस है, तो फर्निश्ड में आ जाएगा, मतलब विद फर्नीचर। इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस भी फर्नीचर का ही पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। अनफर्निश्ड का मतलब रो सिंपल घर है, उसके अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है। तो जी हमें क्या करना होता है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी होती है, फिर फर्नीचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और उन दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है। तो मतलब अनफर्निश्ड की अलग से कैलकुलेट की जाएगी वैल्यू, फर्नीचर की अलग से कैलकुलेट की जाएगी। अगर फर्निश्ड भी दे रखा है उस केस में भी फर्नीचर की अलग से कैलकुलेट करेंगे, और अनफर्निश्ड कंसीडर करके उसकी अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। एकोमोडेशन कहता है जी, या फर्नीचर मे बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ओन्ड है तो इसका मतलब एम्प्लॉयर को बाहर किसी को कुछ नहीं देना। मे बी हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो इसका मतलब एम्प्लॉयर को उसके नाम का थर्ड पार्टी को कुछ देना है। ठीक है। अब यहां पर अगर एम्प्लॉयर को थर्ड पार्टी को कुछ पे करना है, तो क्लियर कट है, अगर एम्प्लॉयर आपको घर दे रहा है जिसके नाम का एम्प्लॉयर 8,000 रुपए रेंट दे रहा है, तो आपको बेनिफिट कितना है, 8,000 रुपए का। सिंपल सी वैल्यूएशन है। एम्प्लॉयर फर्नीचर दे रहा है आपको जिसके नाम का एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है थर्ड पार्टी को 2,000 रुपए, तो आप कहते हैं बेनिफिट कितना है, 2,000 रुपए का। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ओन्ड है घर, या एम्प्लॉयर ओन्ड है फर्नीचर, फिर हमें रूल रेफर करनी है, रूल 3। ठीक है जी। उसके अलावा कहता है जी, एम्प्लॉइज को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और अदर एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब दोज हु आर होल्डिंग ऑफिस या पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और कंसर्न्ड स्टेट। तो जी आरबीआई का एम्प्लॉई, क्या यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा? हम्म। आरबीआई का एम्प्लॉय क्या यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा?
क्या आरबीआई का एम्प्लॉई डायरेक्टली अफेयर्स ऑफ यूनियन में इन्वॉल्व होता है? द आंसर इज नो। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बट नॉट इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की बात करूं तो क्या वो डायरेक्टली अफेयर्स ऑफ द यूनियन या कंसर्न स्टेट के मैटर्स में इन्वॉल्व है? द आंसर इज नो। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको चीज क्लियर होगी कि किस टाइप के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबको अदर्स में कंसीडर किया जाएगा। रचना, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा पूछिए। नहीं आएगा बाबू। पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय क्या अफेयर्स हैंडल कर रहा है यूनियन के या स्टेट गवर्नमेंट के? वो पोस्ट ऑफिस का काम हैंडल कर रहा है। आईएएस ऑफिसर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इनकी बात की जा रही है, कैबिनेट मेंबर्स की। दोज हु आर इन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द कंसर्न स्टेट। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये अकोमोडेशन की भी डिवीजन की गई कि आपका एम्प्लॉयर आपको नॉर्मल अकोमोडेशन दे रहा है या होटल में अकोमोडेशन दे रहा है। दे सकता है ना, आपका ट्रांसफर हुआ है, दूसरे सिटी में आपको भेजा गया है, फॉर द टाइम बीइंग कंपनी आपके लिए घर अरेंज नहीं कर पाई दूसरे सिटी में, तो कंपनी कह रही है जब तक घर अरेंज ना हो जाए तब तक आप होटल में रह सकते हैं, तो वो होटल वाला अकोमोडेशन। या फिर एकोमोडेशन दिया जा रहा है आपको आउटसाइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि माइनिंग साइट के ऊपर आपको भेजा गया है, वहां पर एकोमोडेशन दिया गया है। ऑनशोर एक्सप्लोरेशन साइट पे भेजा गया है, वहां पर एकोमोडेशन दिया गया है। डैम साइट हो गई, पावर साइट हो गई, मतलब सिटी से बाहर साइट पे भेजा गया और वहां पर आपको एकोमोडेशन दिया गया है, राइट। या फिर एकोमोडेशन जो दिया जा रहा है अभी फॉर द टाइम बीइंग, आपके पास पुराना एकोमोडेशन है दिल्ली में जो कंपनी ने आपको दिया था, आपका ट्रांसफर मुंबई में किया गया, आपने कहा भैया 30 दिन लगेंगे सारा सामान दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर होने में, तो 30 दिन तक ये वाला घर भी मेरे पास रहेगा, ये वाला घर भी मेरे पास रहेगा, तो दो घर एट ए टाइम आपके पास है, तो वो वाला केस। ठीक है जी। तो जनरल प्रोसीजर हमें क्या फॉलो करना है? कहता है जी फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वैल्यूएशन रूल्स चेंज हो जाते हैं, प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में डिफरेंट है। फिर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। क्वेश्चन में चाहे दे रखा है फर्निश्ड एकोमोडेशन या अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। फिर we have to find out the value of furniture, if any, provided by the employer, and then we have to add the value of unfurnished accommodation and the value of furniture, and from that whole amount we have to deduct any amount which is taken by the employer from the employee. मान के चलिए अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ रही है 20,000 रुपीज, फर्नीचर की वैल्यू आ रही है 5,000 रुपीज, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ? 25,000 रुपीज का। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 7,000 रुपये महीना इसमें से रिकवर कर लिया, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ? तो इसे 18,000 को ही तो ऐड किया जाएगा ना टैक्सेबल सैलरी में, 25,000 को थोड़ी ना ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ नॉर्मल एकोमोडेशन। नॉर्मल एकोमोडेशन का मतलब किसी भी सिटी के अंदर आपको आपकी एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया है। अब यहां पर फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं? मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉय इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जिस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तो आपके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये इमैटेरियल है वेदर द accommodation is owned by the employer or not। owned by the employer या not owned by the employer, दोनों केस में सेम ही प्रोविजंस रहेंगे। और प्रोविजन क्या है कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बकायदा लिखा जाता है कि आपके एकोमोडेशन की फी कितनी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस होता है तो उसके अंदर एकोमोडेशन चाहे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हो,
कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो जी यहां पर हमारे पास जो वैल्यू निकलती है, वैल्यू क्या होती है, कहता है जी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कहते हैं, उसके अंदर बकायदा लाइसेंस फीस लिखी जाती है एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उस लाइसेंस फीस को ही वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कंसीडर किया जाएगा। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन का मतलब रेंटल वैल्यू। चाहे उनको जो घर दिया गया है उसको अगर हम लोग रेंट पर लेना चाहे तो वो 1 लाख का मिलेगा, लेकिन अगर एज पर रूल्स लाइसेंस फीस लिखी हुई है 1,000 रुपए, तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 1,000 ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है। फिर जी फर्नीचर का केस सेम है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फर्नीचर का केस सेम रहेगा। कहता है जी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि हमें पता ही नहीं एम्प्लॉयर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर एक परसेंटेज दे दी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एवरी ईयर। ठीक है जी। अगर फर्नीचर इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को बाहर थर्ड पार्टी को कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअल अमाउंट पेड या पेएबल बाय द गवर्नमेंट, और आप एम्प्लॉयर कह सकते हैं। ठीक। तो जी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन देखी। क्या वैल्यू है, कहता है जी यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइसेंस फी बताई जाएगी क्वेश्चन के अंदर, दैट लाइसेंस फी इज द वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। फिर जी उसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ फर्नीचर को ऐड किया। क्या वैल्यू है, कहता है फर्नीचर इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो 10% पर एनम, इफ नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ पे कर रहा होगा, तो एम्प्लॉयर जो थर्ड पार्टी को पे कर रहा है वही वैल्यू ऑफ फर्नीचर कंसीडर किया जाएगा। अगेन वैल्यू का मतलब रेंटल वैल्यू। ठीक है जी। अगर इसमें से कुछ रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉय से तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे, अगर इसमें से कुछ रिकवर किया जा रहा है तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे। इट शुड बी नोटेड दैट वेयर द accommodation is provided by the government to its employees, it is immaterial whether the accommodation is owned by the employer or not. In both cases, method of calculating value of the accommodation is same. अब बात करते हैं जी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर हमारे पास फर्दर डिवीजन हो रही है कि वेदर द accommodation is owned by the employer, दूसरी डिवीजन क्या है, whether the accommodation is not owned by the employer। आ जाइए जी सबसे पहले, if the accommodation is owned by the employer, इसका मतलब एम्प्लॉयर को अपनी जेब से थर्ड पार्टी को कुछ नहीं देना। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन क्या है, ये किस चीज पर बेस्ड है, कहता है जी कहां पर है एकोमोडेशन, किस सिटी में किस टाउन में एकोमोडेशन, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, उस बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या वैल्यू कंसीडर की जाए। अगर पॉपुलेशन है मोर देन 25 लाख उस सिटी की, तो इसका मतलब अच्छा सिटी है, तो इसका मतलब वहां पर घर महंगे मिलेंगे, रेंटल वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी। तो भैया वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 15% ऑफ आरएफए सैलरी। आरएफए सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एचआरए सैलरी का कैलकुलेट की थी, तो एचआरए सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन थी। इसी तरह आरएफए सैलरी के कंपोनेंट्स नीचे बताए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग याद रखिए कि 15% ऑफ आरएफए सैलरी। और कहता है जी अगर जिस सिटी के अंदर घर दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर, उस सिटी की जो पॉपुलेशन है मोर देन 10 लाख है बट नॉट मोर देन 25 लाख, तो वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 10% ऑफ आरएफए सैलरी। और अगर उस सिटी की पॉपुलेशन कहता है जी अप टू 10 लाख है, मैक्सिमम कितनी 10 लाख, तो भैया वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 7.5% ऑफ द आरएफए सैलरी। तो तीन फिगर्स आपको याद रखनी है, 15%, 10%, 7.5%। 15% जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, 10% जहां मोर देन 10 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज और 25 लाख, और 7.5% कहता है जहां अप टू 10 लाख पॉपुलेशन है। इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर ऐड कर दी जाएगी, जो मैं बता चुका हूं हर केस में सेम रहेगी। इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, इफ नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो अमाउंट एक्चुअली पेड या पेएबल बाय द
एम्प्लॉयर टू थर्ड पार्टी। ठीक है, इसमें से अगर कुछ रिकवर किया गया एम्प्लॉय से तो भैया वो लेस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। फिर जी जहां पर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो वहां पर क्या होगा, कहता है जी 15% ऑफ RFA सैलरी एकोमोडेशन में बी इन एनी सिटी। ऊपर हमने देखा था पॉपुलेशन मैटर करती है, जहां पर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जहां पर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर पॉपुलेशन मैटर करती है, लेकिन जहां पर एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर वहां पर पॉपुलेशन मैटर नहीं करती। वहां पर ये क्या कह रहे हैं, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 15% ऑफ RFA सैलरी, चाहे किसी भी सिटी के अंदर रेंटल एकोमोडेशन है, और एक्चुअल अमाउंट पेड या पेबल बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम है वो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कंसीडर किया जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेम है 10% इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड या पेबल इफ द फर्नीचर इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लेस सम रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। बताइए जी, इसके अंदर कोई डाउट हो तो। हम क्या पढ़ रहे थे, हम नॉर्मल एकोमोडेशन वाला केस पढ़ रहे थे। हमने कैसे डिवीजन करी नॉर्मल एकोमोडेशन वाले केस के अंदर, हमने कहा जी नॉर्मल एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा जी सबसे पहले तो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दोनों ही केस के अंदर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन क्या लेनी है, कहता है जी लाइसेंस फी। लाइसेंस फी क्या होती है, कहता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर हर केस में सेम रहने वाली है। यहां पर अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैटर करता है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन मैटर करती है। यहां पर हमें 3 डिवीजन दी गई, कहता है जी एक 15% ऑफ RFA सैलरी, 10% ऑफ RFA सैलरी, 7.5% ऑफ RFA सैलरी। 15% कहां पर, जहां पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, 10% जहां पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, और 7.5% जहां पॉपुलेशन इज अप टू। यहां पर इन्होंने कहा जी पॉपुलेशन मैटर नहीं करती, आपको लेना है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ बोथ 15% ऑफ RFA सैलरी या फिर एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इनमें से जो भी लोअर होगा, मिनिमम होगा, उसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए अब हम बात कर रहे हैं वेयर एकोमोडेशन इज होटल, राइट। तो यहां पर क्लियर कट लिख दिया गया है कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेम चलेगा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सेम रहेगा। ऊपर नॉर्मल एकोमोडेशन के केस में डिफरेंस था गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। लो जी, हाँ जी, अगर एम्प्लॉय को होटल में एकोमोडेशन दिया जा रहा है तो वो बट ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो नहीं महीनों के लिए होटल में रखा जाएगा।
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के लिए, राइट। तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहता है जी वैल्यूएशन के पैरामीटर सेम रहेंगे। क्या पैरामीटर्स है जी? कहता है जी पहले 15 दिन के लिए, मतलब 15 डेज और लेस, पहले 15 दिन के लिए मान के चला जाएगा, मजबूरी है भाई, शौक में थोड़ी ना रखा हुआ है होटल के अंदर। तो एम्प्लॉय के केस में भी दिक्कत है, अगले को होटल का खाना खाना पड़ेगा, अगले का सामान भी पूरा नहीं हो सकता होटल के अंदर, तो वहां पर तो वैल्यू क्या रखी गई? नील, फर्स्ट 15 डेज के लिए। कहता है जी उसके अलावा, अच्छा यहां पर क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस क्या है कि होटल में अकोमोडेशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज और लेस, और वो जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉय को, दैट इज ड्यू टू हिज और हर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो 3 कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नील, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे कि इफ द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 15 डेज ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर इफ द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एनी नंबर ऑफ डेज नॉट ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ऊपर वाली अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहां पर कवर हो जाएगा केस। और यहां पर क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अब होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो जी 24% ऑफ आरएफए सैलरी, किसी भी सिटी में अकोमोडेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्चुअल अमाउंट पेड या पेएबल बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा, माइनस। अच्छा यहाँ फर्नीचर का तो कोई चक्कर नहीं है ना कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी जोड़नी पड़ेगी होटल में, राइट, लेस एनी सम रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब जी 24% ऑफ आरएफए सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आरएफए सैलरी तो एनुअली ही निकलेगी, तो कोई बात नहीं, जितना टाइम एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, लेट्स से 30 डेज एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, तो एनुअली निकाल लीजिए और प्रोपोर्शनेटली आप 24% निकाल लीजिए 30 डेज का, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 24% ऑफ द सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, आरएफए सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, and then we have to reduce such salary proportionately for the period during such accommodation is provided। भाई मान के चलते हैं कि आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है वो 1 मंथ के लिए प्रोवाइड किया गया है, आपकी 24% आरएफए सैलरी, ये तो पूरे प्रीवियस ईयर की निकालोगे ना, तो ये आती है मान के चलते हैं 2,40,000। अब ये तो कितने मंथ के लिए है? पूरे साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए। और एकोमोडेशन होटल में कितने मंथ के लिए प्रोवाइड किया गया है? 1 मंथ के लिए। तो बेसिकली इसका 12th पार्ट ही तो कंसीडर किया जाएगा, 2,40,000 का 12th पार्ट ही तो कंसीडर किया जाएगा ना, बस वही बताने की कोशिश कर रहा था मैं। अगर डेज दे रखे हैं तो 365 डेज में लेकर चलिएगा चीजों को, कि प्रीवियस ईयर में 365 डेज में आरएफए सैलरी निकाल ली, फिर डेज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली आपने उसे रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी। वेयर एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई वर्किंग एट स्पेसिफाइड साइट्स, जैसे हमने कहा कि आपको दूर दराज भेज दिया गया माइनिंग साइट पर, ऑन शोर एक्सप्लोरेशन साइट होगी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट जो होती है, या फिर डैम। नहीं 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 नहीं, अगर ये है तो नील, अगर ये नहीं है 16वां दिन भी हो गया तो पूरे 16 दिन का आरएफए सैलरी निकालनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है जहां पर ना आबादी होती है ना लोग होते हैं, जगह भी बहुत सस्ती होती है, राइट। तो वहां पर एकोमोडेशन की वैल्यू, रेंटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, अगर वो एकोमोडेशन टेम्परेरी नेचर का है, ऐसा होता है ना टीन के शेड डाल देते हैं इंजीनियर्स के लिए, चल भाई 1 महीना वहीं पड़ा रहा तू जब तक ये डैम का काम पूरा नहीं होता, तो वो क्या है, टेम्परेरी नेचर का, राइट। अगर टेम्परेरी नेचर का है, और जो पिल्थ एरिया है बेसिकली, जो मतलब ये वाला कवर्ड एरिया
जो है दैट डज नॉट एक्सीड 800 स्क्वायर फीट, जिस एरिया के अंदर वो रह रहा है बाउंड्री बनी हुई है, चाहे शेड इतने से में डला हुआ है लेकिन उसके बाउंड्री जो है वो इतनी है, तो ये जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं ये 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं है, और नॉट लेस लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे, दूर दराज के इलाके में, कम से कम 8 किलोमीटर दूर है जी शहर। ठीक है जी, तो मतलब कुल मिला के बेचारे के ऊपर अत्याचार कर रखा है, उसे टेम्परेरी शेड में ठहराया हुआ है, वो भी शहर से 8 किलोमीटर दूर, और 800 स्क्वायर फीट की जगह दे रखी है सिर्फ। तो कहता है उस केस में कोई वैल्यूएशन कंसीडर नहीं की जाएगी बल्कि उसके ऊपर अत्याचार कंसीडर किया जाएगा। अगर रिमोट एरिया के अंदर है तो भी कोई वैल्यूएशन कंसीडर नहीं की जाएगी। रिमोट एरिया का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000। अब देख लीजिए आज की डेट में 20,000 तो छोटे से छोटे गांव की पॉपुलेशन हो जाती है, और उस गांव से भी मतलब आसपास यहाँ पर उसे ठहराया हुआ है, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर उसे ठहराया हुआ है, और उसके चारों तरफ 40 किलोमीटर तक कोई ऐसा गांव तक भी नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा हो, तो समझ लीजिए बेचारे को कहाँ ठहरा रखा होगा। तो ऐसे केस में वैल्यूएशन करनी चाहिए, द आंसर इज नो, तो उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। ये दोनों केस नहीं है, ना ये वाला केस है ना ये वाला, तो फिर उस एकोमोडेशन को नॉर्मल एकोमोडेशन कंसीडर किया जाएगा, फिर उस एकोमोडेशन को नॉर्मल एकोमोडेशन कंसीडर किया जाएगा, और जैसे हमने ऊपर नॉर्मल एकोमोडेशन की वैल्यूएशन करी है वैसे ही वैल्यूएशन की जाएगी। यहां पर कोई डाउट? फिर जी हमारे पास फोर्थ केस क्या है कि आपकी ट्रांसफर हो गई है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली वाला घर भी कब्जे में ले रखा है, मुंबई वाला घर भी कब्जे में रखा हुआ है। तो कहता है चलो जी मान के चलते हैं फर्स्ट 90 डेज के केस में तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से सामान बांध के दूसरे घर में जाना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे ही शिफ्ट किया जाता है। तो जी फर्स्ट 90 डेज के केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू ओनली वन सच एकोमोडेशन व्हिच हैज लोअर वैल्यू। तो पहले 90 दिन के लिए तो सिर्फ एक ही घर की वैल्यूएशन की जाएगी। एसएससी के हाथ में है कि भैया दिल्ली वाले घर की वैल्यू कंसीडर करना चाहता है या मुंबई वाले घर की वैल्यू। तो बट ऑब्वियस सी बात है एसएससी जिसकी भी वैल्यू कम आ रही होगी उसकी वैल्यू कंसीडर करेगा। कहता है लेकिन आफ्टर 90 डेज भी आपने दोनों घर होल्ड कर रखे हैं, फिर आप मजे ले रहे हो, फिर मजबूरी नहीं है, फिर आप मजे ले रहे हो, तो भैया फिर दोनों ही घर की वैल्यूएशन की जाएगी। वैल्यूएशन कैसे करनी है, नॉर्मल एकोमोडेशन की तरह, क्योंकि नॉर्मल एकोमोडेशन ही है ना ये तो वैल्यूएशन कैसे करनी है, नॉर्मल एकोमोडेशन की तरह। तो चारों केस हमने कंसीडर कर लिए। पहला केस क्या है, नॉर्मल एकोमोडेशन का। दूसरा केस क्या है हमारे पास, जहां बेसिकली होटल में ठहराया गया। तीसरा क्या है, दूर दराज गांव में भेजा गया। चौथा क्या है, जहां दोनों घर अपने पास रख के बैठा हुआ है। ठीक है जी।